नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एन शो में। वीकली शो है हमारा जिस पर हम सुनील सर के साथ मार्केट डिस्कस करते हैं। तो पिछले हफ्ते क्या क्या हुआ इस पर बातचीत करेंगे। एक तो ये है कि वो बार बार कोशिश के बावजूद 26,000 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, या न्यू हाई की जो उम्मीद लगा थे वो हो नहीं पा रही, पहला। दूसरा ये कि क्या एफआईआई इसका मूड थोड़ा चेंज हो रहा है, बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, एक लेंसकार्ट का आईपीओ आया हुआ है जिसपे काफी लोगों की अलग अलग राय है। स्पेस पे तो डिस्कशन ही प्रॉपर चल रहा है। तो इन सब सवालों का जवाब लेंगे, आपको क्या करना चाहिए। बातचीत करेंगे सुनील सर के साथ जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्कार। आज मेरे मन में से 3 प्रश्न है, जो 3 प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे आपके साथ। वो 3 प्रश्न ये है कि मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा, नीचे क्यों आ जा रहा है बार बार। और दूसरा कि एफआईआई क्या अब थोड़ा सा सेल के मोड में आ गए फिर से, पिछले 15-20 दिन तो ठीक ठाक था। और तीसरा, लेंसकार्ट के आईपीओ पर हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो बताइए सर, क्या लास्ट वीक का क्या कहानी है और ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा मार्केट। नहीं, वो वही मैं कहूंगा कि ये 26,000 एक नंबर है। खास करके 27 क्यों नहीं हो सकता है, 25 क्यों नहीं था, ये तो सवाल उठ सकता है। मगर ये 26,000 रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जो है उनकी एक वैल्यूएशन के तौर पर फ्यूचर ग्रोथ को लेकर एक इंडिविजुअल स्टॉक और सेक्टर का क्यूमुलेटिव थॉट प्रोसेस। तो क्या होता है कि अगर कोई सेक्टर में तेजी आ गई तो वहां पर प्रॉफिट बुक करके कहीं और पे कुछ अच्छी खबर आई, वहां पे रोटेट हो रहा है और फ्रेश पैसा आकर ही इसे 26,000 से ऊपर ले जा सकता है। तो इसलिए आप यहां पर देखें तो इस वीक में आपको निफ्टी का फ्लैट रहा, मगर मिड एंड स्मॉल कैप का बेटर रहा है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक बाइंग ने हमने ऑब्वियसली डोमिनेट किया और एफआईएस की सेलिंग रही है। तो उसके ऊपर आते हैं हम। मगर उसके अलावा अगर सेक्टरल परफॉर्मेंस भी देखें तो जो बात मैं कह रहा हूं उसको सामने दिखेगा कि मेटल का सेक्टर आपको अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि इंडो चाइना यूएस चाइना डील जो हुआ उससे, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा मेटल का खरीदार है, तो नेचुरली अगर उधर सेट होता है तो चाइना वापस अपनी इंपोर्ट्स को शुरू करेगी, तो इसलिए मेटल पे रुझान था। पीयूसी बैंक की बात अलग है। पीयूसी बैंक का गवर्नमेंट से बहुत सपोर्टिव रेजिंग द स्टेक टू 49% की बात हुई, और एक रीजिंग ऑफ द बैंक इंडेक्स की बात हुई, और जिसमें जो एडिशनल स्टॉक्स बैंक इंडेक्स में आ सकते हैं वो पीएसयू से हो सकते हैं। तो इसे नेचुरली करीबन 2,500 करोड़ का इनफ्लोस नॉन इन बैंक इंडेक्स वाले स्टॉक्स में मिलने की, क्योंकि ईटीएफ्स इनको सब रीजिक करना पड़ता है पोर्टफोलियो को। तो पीएसयू बैंक के ऊपर रुझान, और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर का उतना नहीं हुआ, क्योंकि टॉप 3 बैंक्स का वेट बैंक निफ्टी में 45% रखा है, जब तक 62% है। तो समझिए कि 18% का आपको रिडक्शन इन स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक हो जाएगा। तो मार्केट उसको एंटिसिपेट करके आज ही थोड़ा बहुत करेक्शन हो रहा है, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन के पहले उसको बेचना शुरू करते हैं। तो वो एक कारण है। और उसके अलावा देखें बात तो इन कौन से सेक्टर में आपको गिरावट हुई, वो नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा कि, एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड दिखा सकते हैं? हाँ, देखिए, आईटी, फार्मा, कंजम्पशन, ऑटो। तो ये सब ऑटो कंजम्पशन में प्रॉफिट बुकिंग का बात उठा, और कहाँ गया? पीएसयू बैंक में गया। और दूसरी बात है कि फार्मा और आईटी में क्या है कि ये एफआईएस की परचेसिंग बाइंग के ऊपर डिपेंड करता है, और वही आपको एट दिस लेवल हम अभी एफआई की आउटलुक पे जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा मानना है कि मार्केट 26,000 से ऊपर जाना है तो एफआई की आउटलुक में बदलाव जरूरी है। अब एफआईएस की क्या रुझान है वो अगले साइड में हम देखेंगे। यस, राइट। तो जैसे आपने देखा तो इसमें एक हरा निशान एफआईएस का दिख रहा है। मैं एक बात बताऊं आपको, वो भी गलत है। ओके, तो ये स्लाइड में थोड़ा 1 मिनट टाइम स्पेंड करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यूअस सेलिंग एफआईएस की रही एक्सेप्ट 1 डे, बट ये सेलिंग भी एक्चुअली क्या है कि ये नेट नंबर, ग्रॉस सेलिंग इससे भी ज्यादा थी, और नेट ये नंबर इतना कम दिख रहा है। क्यों बताएं आपको? क्योंकि एक सेट ऑफ एफआईएस, वो ज्यादातर हेज फंड है, वो डेरिवेटिव मार्केट में कंटिन्यूअसली इंडियन मार्केट को शॉर्ट करते आ रहे हैं, और डोमेस्टिक बाइंग ने मार्केट को गिरने नहीं दिया। तो जैसे ही उनके शॉर्ट आती है उनको कवर करते हैं, तो हर वीक में, हर दिन में
थोड़ी थोड़ी बाइंग होती है। और अक्टूबर 28 का दिन था जो बहुत भयंकर शॉर्ट को उनको कवर करना पड़ा, इसलिए जो डेरिवेटिव में शॉर्ट उसको कवर करने के लिए मार्केट में आके स्टॉक को खरीदा। तो ये एक फॉल्स पॉजिटिव मैं कहूंगा, ये सचमुच एक पॉजिटिव व्यू से खरीदारी नहीं है कि उनके भयंकर शॉर्ट को कवर करने के लिए अपने एक्चुअल स्टॉक मार्केट में उन्हें खरीदारी की है। तो नेट नेट ये खेल है बिटवीन लॉन्ग टर्म एफआईएस जो जनरली बाइंग करते हैं और शॉर्ट टर्म एफआईएस जो व्यू को प्ले करते हैं, और उस व्यू में उनका व्यू इंडिया के ऊपर नेगेटिव रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रेड डील। सिंपल सी बात है। तो मेरे ख्याल में एक सिंगल बात है, क्योंकि चाइना की बात छोड़िए, फेड की रेट कट की बात छोड़िए, ये सब क्या है कि ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट में करते हैं, बट इंडिया इज अ स्मॉल कंपेयर टू चाइना इन टर्म्स ऑफ एफआईआई फ्लो। तो मेरा मानना है कि वाइल फेड रेट कट आकर एक रुझान पॉजिटिव हो सकती थी, क्योंकि फेड ने भी क्या किया, फेड ने फ्यूचर रेट कट्स को पानी डाल दिया कि शायद होगा या ना होगा। तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी और नेचुरली उस डिसअपॉइंटमेंट का इफेक्ट इंडिया के ऊपर दिखा। तो अगर वो फेड दिसंबर की पॉलिसी है तब तक तो कुछ और कुछ हो जाएगा, बट इमीडिएट फ्यूचर के लिए मुझे ये यूएस इंडिया ट्रेड डील की बात, और वाइल मिस्टर ट्रम्प उसके बारे में पॉजिटिव कहते जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल में ट्रेड डील में कुछ मुसीबतें हैं और वो एग्री रिलेटेड चीजों के ऊपर है। क्योंकि ट्रम्प ने क्यों चीन के साथ डील किया पता है आपको? क्योंकि चीन ने सोयाबीन का रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट को लिमिट किया, वो बात अलग है। सोयाबीन का इंपोर्ट जो यूएस से करती थी उसको भयंकर गिरा दिया, और यूएस में अभी एग्रीकल्चर का सरप्लस चल रहा है, और यूएस की जो एग्रीकल्चर है, एम्प्लॉयमेंट हार्डली 2 to 3% ऑफ यूएस लेबर उधर काम करते हैं, मगर भयंकर प्रॉफिटेबल सेगमेंट है जो ट्रम्प को फाइनेंस करते हैं, रिपब्लिकन पार्टी को फाइनेंस करते हैं। तो वो बहुत बड़ा लॉबी है उधर, और वहां पर क्या है कि ज्यादातर का कॉर्न और सोया जो प्रोड्यूस करते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से करते हैं। तो इंडिया में कभी भी हम वो जीएम को यूज नहीं कर सकते। सेकंड, एक सोच उभर रही थी कि शायद हम कॉर्न से एथेनॉल प्रोड्यूस करके उसको एनर्जी में इस्तेमाल करें, तो उधर जीएम का इशू उतना नहीं होगा क्योंकि फूड में नहीं जा रहा है, नॉन फूड प्रोडक्ट में जा रहा है। मगर उधर भी एक दिक्कत आई कि इस्मा जो इंडियन शुगर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है, उन्होंने झंडा उठा लिया, कहा कि देखिए भैया, आप हमारे एथेनॉल के दाम घटा रहे हैं, इंडियन फार्मर्स उससे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उस स्थिति में अगर उधर से हम एथेनॉल के लिए कॉर्न को इंपोर्ट करें तो वो भी यहाँ पर पॉलिटिकली एक हॉट पोटैटो हो जाता। तो अब के लिए ये एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी मुसीबत बात है, और मुझे अभी तक एक रास्ता नहीं दिख रहा है कि कैसे वो सॉल्व होगा। तो अगर डील भी होगी उसमें कहेंगे कि एग्री क्या बाद में डिस्कस करते हैं, तो बट एटलीस्ट वो इस तरह का डील होगा तो भी एफआईएस का थोड़ा पॉजिटिव मूड बदल सकता है। तो अल्टीमेटली एफआईएस की मूड के लिए ट्रेड डील का कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रोग्रेस दिखना जरूरी है, और कोई कुछ खबर भी आ रही है कि नवंबर एंड तक एक इंटरिम डील तो भी साइन हो सकती है बातें। तो फिंगर्स क्रॉस करते हैं, मार्केट की आउटलुक के लिए एफआईएस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों मैं बता रहा हूँ, एक मिनट आप इधर डीआई का नंबर भी देख लेते हैं कि डीआई की एवरेज खरीदारी पर डे 1000 to 2000 करोड़ है। 31 को थोड़ा ज्यादा था, ओके। बट इसमें एक चीज है कि एफआईएस इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? क्योंकि खबर बहुत छपती है और इन्वेस्टर्स भी कंफ्यूज होते हैं कि डीआईएस हैव ओवरटेकन एफआईआईस, तो ये एफआईआई की सेलिंग क्यों इतना हावी हो रहा है? तो रियलिटी दिखाना चाहता हूं मैं एक चार्ट के जरिए। ये वाला चार्ट बाद में आएंगे, एक और जो चित्र था, हाँ, हु ओन्स द इंडियन स्टॉक मार्केट। अब इसको घर से देखिए, नंबर पढ़ता हूं मैं, 41% प्रोमोटर्स है जिनका ऐसा उनके पास है। ये 42 था, थोड़ा 1-2% उन्होंने ऐसे तूने सुना होगा, प्रोमोटर्स धीरे धीरे थोड़ा सेल वैल्यूएशन के कारण अच्छा प्रॉफिट बुक करने के लिए बेच रहे हैं, तो 41 रखिए उसको। 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होल्डिंग है पीएसयू बैंक में, पीएसयूज में, ओके। तो ये दोनों मिलाकर हो गए 51%। अब म्यूचुअल फंड का खाली 10% है, और फिर रिटेल इन्वेस्ट का मिलाकर 10% है, यानी हजारों करोड़ों 12 करोड़ डीमैट अकाउंट है, उनका मिला के 10% है, और अदर्स 6-6.5% छोड़िए उसको। मगर बैंक्स, एफआई और इंश्योरेंस जो डीआई माना जाते हैं उसमें 5% है। तो डीआई का शेयर 10 + 5 15 है, और एफआई का है 17।
तो ये क्या है कि कुछ गणित को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होल्डिंग में एलआईसी को लेकर इंश्योरेंस में जोड़कर वो बता रहे हैं कि डीआईएस का ओवरटेक हो गया एफआईएस का। बट बात यह है कि अल्टीमेटली 17% एक्टिव मैनेज फंड्स है, उसके कंपैरिजन में खाली 10% म्यूचुअल फंड का और 2-3% इंश्योरेंस कंपनी का समझिए। तो क्या होता है कि इनकी टक्कर इनके बीच होती है और इसका एक्चुअल वैल्यू देखना है तो ये 40.9 प्लस 10 ये लॉक्ड कैपिटल है, ये कभी ट्रेडिंग के लिए बात नहीं आती है। तो उसको हटाएंगे इस 50 को तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप जिसको कहते हैं उसी में खरीदारी और बिकवाली होती है, उसमें 17% होता है, दुगना 35%। यानी हमारी फ्री फ्लोट में 1/3 एफआई के हाथ में है। इसलिए उनकी बाइंग या सेलिंग से मार्केट में बहुत असर पड़ता है। और म्यूचुअल फंड का मिलाकर 10 ही है, क्योंकि एक्टिव देखिए एसआईपी बुक के कारण खरीदारी ये सब खाली उस 10% के अंदर ही हो रही है। तो इसीलिए एफआईएस जो कि मार्केट का आउटलुक देखना है तो ये भूलिए मत, क्योंकि ये पैट्रियोटिक फ्लेवर तो होता है कि एफआई के ऊपर हम क्यों डिपेंड करें, ये वो बात असलियत वही है कि एफआई जो सोचते हैं और करते हैं वही हमारे मार्केट को हिला सकती है। और ये 26,000 पार करना है तो एफआईएस की खरीदारी में एक चेंज होना चाहिए और पॉजिटिव, और वो होगा जब ट्रेडेबल होगी। तो पहला सवाल आपका जो था 26,000 से कब निकलेगी इस कंजेशन जोन से, होगी जब एफआईएस का रुझान इंडिया स्पेसिफिक बदलता है। ओके अब यहाँ पे एक सवाल मुझे छोटा सा आपसे पूछना है। वो सवाल मेरा ये है कि क्या एफआईआई अभी तक उसी मोड में है जिस मोड में वो पहले चल रहे थे कि नहीं मुझे बहुत ज्यादा नहीं खरीदारी करनी है, तरह तरह की मार्केट की अलग अलग चीजें चल रही हैं, वो क्या अभी भी उसी फ्रेम ऑफ माइंड में है? नहीं देखिए, मेरा 3 भाग में आपको देखना चाहिए एफआईआई रूप 1, एफआईआई रूप 2, एफआईआई रूप 3। रूप 1 होता है लॉन्ग टर्म एफआईआई, 10-15 साल का आउटलुक रखते हैं, राइट। वो पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, वैसे बातें होते हैं। वो करीबन लास्ट डेटा में देखा 25% ऑफ टोटल एफआईआई फ्लोस आज $780 बिलियन का है, उसमें 25% समझिए अराउंड $200 बिलियन लॉन्ग टर्म का है। अब लॉन्ग टर्म कंटिन्यूसली खरीदारी कर रहे थे टिल लास्ट सितंबर अक्टूबर, उसके बाद उधर स्लो डाउन हुआ है क्योंकि पहली चीज हमारी क्वार्टरली जीडीपी नंबर में एक नेगेटिव सरप्राइज आया, और दूसरी बात हुई कि ट्रम्प के टैरिफ के कारण हमारी 15 ईयर ग्रोथ स्टोरी में जो पहले का एक स्लोप था राइजिंग जीडीपी ग्रोथ, वो उसमें स्लो डाउन हुआ है। गिरावट की बात नहीं है, ये 6.5, 7 से 8, 10 जाने की जो एक उन्होंने स्लोप को खरीदा है, वो स्लोप में अभी थोड़ी स्लो डाउन हुआ है। तो उसके कारण नेचुरली जितना एलोकेशन लॉन्ग टर्म एफआईआईस इंडिया को करते थे उसमें कमी हुई है। एग्जिस्टिंग को बेच नहीं रहे हैं, वो कोर कॉर्पस वैसा ही है, जो उसमें ऐड करते थे उसमें अभी इंडिया कम ऐड कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात होती है मैं कहूँ अदर एक्सट्रीम पे, हेज फंड्स पे। हेज फंड्स का एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म आउटलुक होता है और वो 3-4 चीज को ट्रैक कर करते हैं। एक है उनका कैपिटल कॉस्ट, क्योंकि उधर फेड रेट कट से कट हुआ तो कैपिटल कॉस्ट बढ़ता है, तो ज्यादा रिस्क बेटर लेते हैं इमर्जिंग मार्केट और इंडिया में। नंबर 2 वो करेंसी, होम कंट्री से करेंसी कौन सा ज्यादा वीकन होने वाला है उस कॉल को ट्रेड करते हैं। ओके, तो एक करेंसी ज्यादा वीकन होने की दिख रही है तो उधर सेलिंग करते हैं। एक करेंसी उतना नहीं डिप्रिशिएट नहीं हो रही है, कम डिप्रिशिएट हो रही है, क्योंकि कोई भी करेंसी लॉन्ग टर्म में यूएस के खिलाफ अप्रिसिएशन में यूरोप को छोड़कर नहीं होता है, इमर्जिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो एक करेंसी का व्यू होता है। तीसरा होता है रिलेटिव पॉकेट्स ऑफ वैल्यूएशन, इनके लिए वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट टर्म वैल्यूएशन में कौन सा मार्केट सस्ता है कौन सा महंगा है उधर रोटेट करते हैं। चौथी बात होती है तेल के दाम, स्पेशली फॉर इंडिया, ओके। और क्योंकि इंडिया को कंपेयर किया जाता है ब्राजील के साथ, क्योंकि ब्राजील कमोडिटी एक्सपोर्टर है, हम कमोडिटी इंपोर्टर है। तो तेल के दाम में बढ़त दिखते तो इंडिया से पैसा निकालते हैं, और ट्रेड के दाम में गिरावट दिखती है तो इंडिया में पैसा डालते हैं और ब्राजील से निकालते हैं। तो ये कमोडिटी प्ले होता है। तो हेज फंड्स के लिए ये सब फैक्टर्स लेके वो शॉर्ट कॉल भी लेते हैं, लॉन्ग कॉल। वेरएस जो लॉन्ग टर्म एफआई है वो शॉर्ट कॉल नहीं थे, वो खरीदते हैं या नहीं खरीदते बस। बट हेज फंड्स दोनों तरफा खेल खेलते हैं, खरीदारी भयंकर, बिकवाली भी भयंकर। ओके, तो ये है जो एक व्यू। और बीच में होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड और ईटीएफ।
ईटीएफ तो सिंपली इंडेक्स को फॉलो करते हैं, और एक्टिव फंड्स इंडिया ईटीएफ को बेंचमार्क रखकर, इंडेक्स को बेंचमार्क रखकर ओवरवेट अंडरवेट डालते हैं। और जिस तरह मैंने डेटा देखा, इंडिया स्पेसिफिक ईटीएफ में आउटफ्लो हुआ है एचएनआईएस का, नंबर 1। और नंबर 2, एक्टिव फंड मैनेजर्स का भी इंडिया का वेटेज है 17.6% या 17.9% में सीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, और एवरेज होल्डिंग ऑफ एक्टिव म्यूचुअल फंड इन इंडिया वाज ओनली 16.5, यानी 1.4% अंडरवेट थे इंडिया के में, क्योंकि ये सब चीज उनके बारे में वो सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म 5 ईयर ग्रोथ रेट और फिर ऑयल के दाम, ये सब जो दे आर बिटवीन द हेज फंड एंड द लॉन्ग टर्म फंड, दे डोंट टेक शॉर्ट कॉल, बट दे ओनली टेक ए कॉल कि दे एक्चुअल सेल करते हैं, शॉर्ट माने डेरिवेटिव्स में नहीं करते हैं, वो एक्चुअल स्टॉक को बेचते हैं। अगर दे हैव टू एडजस्ट देयर पोजीशन, अगर अंडरवेट व्यू है तो उनको इंडिया बेचना पड़ता है, राइट। तो ये दोनों है ना, जो हेज फंड और एक्टिव मैनेज फंड्स, इन्होंने ही कंटिन्यूअस सेलिंग किया है इंडिया में, और उनके मन के बदलाव के लिए शॉर्ट टर्म में आपको इंडिया ट्रेड डील इंपॉर्टेंट है, ऑयल के दाम इंपॉर्टेंट है, और ये जो चीज है वो ही डिसाइड करते हैं। अब क्या हुआ कि ऑयल के दाम में वो रशिया का जो 2 कंपनी के ऊपर सैंक्शन डाला था, तो उसके कारण थोड़ी ऑयल में बढ़त आई थी, तो एक कारण है जिसके कारण वो बेच रहे थे। सेकंड चीज सोचिए, ये एक थोड़ा चिकन और एग पहले कौन सा आया वाली बात है। अब ये हेज फंड ने चाइना को बैक किया था, इंडिया को सेल किया था। चाइना ने 50% रिटर्न दिया, इंडिया ने 4% रिटर्न दिया, तो उनकी कॉल सही निकली, वो टेक्निकल कॉल में। दूसरी बात है कि करेंसी की बात, इंडियन करेंसी 5% वीकन हो गई, तो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने सही कॉल लिया इंडियन करेंसी के बारे में, नुकसान से प्रोटेक्शन मिला। मगर ये भी लोग कह रहे हैं कि उनकी बिकवाली के कारण ही करेंसी गिरी, तो उन्होंने तो ये होता चिकन और एक कौन सा पहला आया, मैंने ये हेज फंड्स की सेलिंग के कारण रुपी गिरी, मगर कंसल्टेंट सभी हेज फंड्स ने बेचा, तो उनकी भी जो एक्शन है वो सही निकली, तो उन्होंने ही बेचा, तो उन्होंने बेचने के कारण रुपये गिरा, तो रुपये गिराने के कारण उनको नुकसान से बचावट मिल गई। वेरी इंटरेस्टिंग सर। अब इसके आगे की जो एक प्लेट है, नहीं वो मैं को दिखा रहा था कि ये बात है कि हम जो डेटा आपने दिखाया वो सेकेंडरी मार्केट की है, राइट। तो एफआईआईज और डीआईएस दोनों एक हिस्सा पैसा प्राइमरी मार्केट में डालते हैं ना, उतना तो सेकेंडरी मार्केट में 26,000 से ऊपर निकल नहीं जाएगा। हाँ, एफआईआईज की देखिए हर महीने, ये अगस्त सितंबर अक्टूबर की बात है, 4,000 3,000 और 11,000 करोड़ उन्होंने आईपीओ में निवेश किया है। तो ऐसा नहीं कि सभी, इसीलिए मैं बता रहा था कि सभी लोग नेगेटिव नहीं है इंडिया के ऊपर। एक लॉन्ग टर्म प्लेयर के लिए आईपीओ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, वो घुसता है, तो जितना वो इसमें डालता है उतना आपको सेकेंडरी मार्केट में कम होता है ना भाई। ये है सर। एक बात मुझे बताइए कि हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था कि करीब 75,000 करोड़ के आईपीओ लाइंड अप है पूरे साल में आगे, तो ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा, सेकेंडरी में क्यों आएंगे? तो आईपीओ में पैसे अब मैं पूरी अभी एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं किया मैंने। ये 26,000 से ऊपर निफ्टी जाने के लिए सबसे बड़ा टकराव कहां से आता है ना, ये राइट हैंड साइड में देखिए, डीआईए का आईपीओ सब्सक्रिप्शन एवरेज 25,000 करोड़ पर मंथ, और ये क्या है पता है आपको, 3 महीने में 75,000 करोड़। अगर ये सेकेंडरी मार्केट में आते हैं तो निफ्टी कभी का 26,000 पार कर चुकी होती। राइट। और सुनिए, ये बात खत्म नहीं है, और एक है इंपॉर्टेंट स्लाइड, वो बताता हूं आपको मैं, स्लाइड मत बदलाइए, कि ये है एक्चुअल बाइंग, समझ रहे हैं आप, ये है एक्चुअल अलॉटमेंट। बट वो अलॉटमेंट मिलने के लिए उनको कई गुना ज्यादा पैसा आईपीओ के लिए रखना पड़ता है, डालना पड़ता है। इसका एग्जांपल मैं अगले स्लाइड में दिखाऊं आपको। ओके, ये इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है सर। हाँ, लेंस का ये एक मिनट, लेंस कार्ड के लिए एंकर बुक से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं? डीआईआई होते हैं और एफआईआई होते हैं। 68,000 करोड़, कितना? 68,000 करोड़। और अगले स्लाइड में देखिए इश्यू साइज देखिए, 7,000 करोड़।
माय गॉड। तो देखिए, अब सोचिए, वो 25,000 हर महीने अलॉटमेंट का है, कितना हाँ पैसा दाव पे लगाया होगा वो 25 करोड़ एक्चुअल अलॉटमेंट मिलने के लिए। ये 7,000 के लिए 70,000 करोड़ लगाया उन्होंने एंकर बुक में। तो 10x। आईपीओ मार्केट इज अ बिग सक्कर आउट ऑफ फ्री कैश फ्लो। और क्या है कि एग्जैक्ट डेट ऑफ द नेक्स्ट आईपीओ रेडी नहीं है ना, तो कैश बैलेंस भी म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी और एफआईएस बढ़ा के रखते हैं तैयार, क्योंकि अभी आईसीआईसीआई प्रू का एनएफओ आना है, ग्रो का एनएफओ आना है, बड़ी बड़ी दिग्गज एनएफओ आनी है। तो उसके लिए वो कैपिटल कैश फ्लो रखना है, उस दिन जाके थोड़ी कोई शेयर को बेचकर फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक बड़ा आईपीओ के कारण जो सवाल आपने उठाया वो सही है कि इतने भयंकर आईपीओ लाइंड अप है, तो नेचुरली सब थोड़ा कैश हाथ में रख रहे हैं उस एंकर बुक और उस सब्सक्रिप्शन के लिए। को वो खाली एंकर बुक में नहीं डालते हैं, वो जनरल कोटा में भी डाल देते हैं। अच्छा सर ये बताओ कि 68,000 करोड़ लगाया 7,000 करोड़ के लिए, यानी 10x ऑलमोस्ट, हाँ, और टोटल अलॉटमेंट 25,000 करोड़ का होता है और उसके लिए 3x कम से कम वो लोग पैसे लगाते हैं। तो मोटा मोटा एवरेज मान के चलें तो 5x, मतलब कि जितना आईपीओ मार्केट में इस समय घूम रहा है उसका एटलीस्ट 5x पैसा इधर ब्लॉक्ड है। तो मार्केट कैसे चलेगा फिर? करेक्ट। तो ये 26,000 का आंसर आपको यहां से भी आ गया। एग्जैक्टली। तो जैसे आप देख रहे हैं कि भंडार है आईपीओ का आने वाले दिन में, तो इसलिए सिचुएशन ऐसी ही रहेगी कि उन बड़े बड़े आईपीओ के लिए नेचुरली इनको एंकर बुक का मिलेगा, तो पैसा रखेंगे तो लिक्विडिटी मार्केट के लिए कम ही उतना तक आएगी। तो ये हो गई बात मार्केट की और एफआईएस की। अब आईपीओ के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट? लेंस स्टार्ट किया। तो अब वापस वो स्लाइड पे देखते हैं, एक तो स्लाइड पिछला पीछे जाइए। तो ऑब्वियसली ये एंकर में सुपर सक्सेस है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में इनका इश्यू साइज में देखिए क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि ये पैसा क्यों उठा रहे हैं। तो एक आईपीओ को डिस्कस करने के लिए, सोचने के लिए पैसे का क्या हो रहा है ये देखना जरूरी है। 7,000 करोड़ में से 2,000 करोड़ ही फ्रेश शेयर इश्यू हो रहे हैं। 5,000 करोड़ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जिन्होंने वेंचर कैपिटल ये वो डाला था, वो अपना मुनाफा कमाकर लेके जा रहे हैं। तो ये पैसा धंधे में नहीं जाएगा, राइट। इसमें खाली 2,000 करोड़ ही धंधे में जाएगा, जो कि है 500-600 रिटेल स्टोर खोलने में। तो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर और जो भी पैसा डाल रहे हैं इसमें, वो जो वीसी ने रिस्क कैपिटल डाला है उसका रिटर्न दिलवाने के लिए ये है। तो क्या है कि मेरा लिए रेड फ्लैग कोई भी आईपीओ में होता है यही चीज कि आईपीओ अगर उस बिजनेस में ग्रोथ के लिए कैपिटल या फिर डेट को रिड्यूस करना है, जिससे उन्होंने बढ़ाया बिजनेस को, अब वो लोन को रीपे कर रहे हैं, वो मेरे लिए सबसे अच्छी आईपीओ होती है। क्योंकि पैसा एटलीस्ट अपना फ्रेश कैपिटल एक हाई रिटर्न जो बिजनेस है उसमें निवेश हो रहा है, तो एज एन इन्वेस्टर आपको भी वो हाई रिटर्न मिलने की गुंजाइश रख सकते हैं। अगर किसी और को आप दे रहे हो पैसा प्रॉफिट, तो वो अगर बिजनेस में दे जा रहा है तो एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है इट हैज टू रीपे दैट आल्सो द प्रीमियम जो यू आर पेइंग, राइट? इसीलिए अब ये महंगी वैल्यूएशन की बात करी, ये क्यों देखा आपने एंकर बुक का सपोर्ट और इतना महंगी वैल्यूएशन। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे तो दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि ये प्रॉफिटेबिलिटी भी फर्स्ट टाइम ये FY25 में प्रॉफिट आ गई है इसकी कंपनी की, ओके। और वो प्रॉफिट भी इन्फ्लेटेड है बिकॉज अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के कारण और वन टाइम गेन के कारण, राइट। तो क्या बिजनेस की बात करें, क्योंकि जो भी वो पी रेशियो दिखाया है ऊपर पहले स्लाइड में वो ऑन द प्रॉफिट है। अब ये वन टाइम गेन को निकालेंगे तो वैल्यूएशन सबसे कहा जाएगा। एग्जैक्टली 225 तो तब है जब प्रॉफिट दिख रहा है। हाँ, उसको हटाएंगे तो पता नहीं कहां जाएगा वो। करेक्ट। तो अब ये क्यों हो रहा है पता है आपको? क्योंकि इसको कहते हैं, इसका एक गेम थ्योरी में एक थ्योरी है बिहेवियरल फाइनेंस में, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं आपको,
इसको कहते हैं एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस में क्या होता है कि एंकर बुक और मार्केट इन्वेस्टर का एक नंबर लेकर स्मॉल इन्वेस्टर को साइकोलॉजिकल टैक्टिक, एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि भैया ये भयंकर सक्सेस है, फैंटास्टिक कंपनी है करके एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। और इस एंकरिंग बायस से वही इसमें भी हो रहा है कि 7,000 करोड़ की आईपीओ के लिए 68,000 क्यों? क्योंकि ये एक जो कहते हैं जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, मैं स्ट्रॉन्ग शब्द नहीं इश्यू करना चाह रहा हूं, लाइक से रिगिंग ऑफ प्राइस, ऐसा कुछ नहीं, मगर ये एक बायस क्रिएट करके एक हवा क्रिएट कर रहे हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि ऐसी हवा मोस्ट न्यू एज कंपनियों के लिए, एग्जिस्टिंग कंपनी का तो एक क्लियर कट वैल्यूएशन का गाइडलाइन होता है, ट्रैक रिकॉर्ड होती है, कॉम्पिटिटर्स होते हैं जिससे आप कंपेयर कर सकते कोई या महंगी या सस्ती, बट ये न्यू एज लिस्टिंग सब न्यू एज है। और जनरली ऐसे न्यू एज लिस्टिंग्स में 50 to 60 इवन 80% आपको पोस्ट लिस्टिंग करेक्शन हुआ है। देखिए यहां पर मैंने कुछ नाम दिया है जहां पे आपने ऐसी करेक्शन देखे हुए हैं, कार ट्रेड, नाइका, जोमैटो, पेटीएम, ये सब उसी न्यू एज है ना। कैसे वैल्यू करें पेटीएम को, कैसे वैल्यू करें जोमैटो को, स्विगी तो आई बाद में सही, राइट। तो क्या कंपैरिजन है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, न्यू एज शब्द को इस्तेमाल करके भयंकर ग्रोथ स्टोरी को दिखाकर जो वीसीज वेंचर कैपिटलिस्ट ने रिस्क कैपिटल लिया उनको एक एग्जिट ऑप्शन दिलवाने के लिए ये मर्चेंट बैंकर्स अपना ये में एक हाइप क्रिएट कर लेते हैं इस न्यू एज लिस्टिंग का। ओके, और इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पर सोचिए, यहां पर मैंने मेट्रिक, ईयर ऑफ लिस्टिंग, आईपीओ साइज और कुछ कंपनी, ये कंपनियों के नाम दिए हैं और इनकी पी मल्टीपल्स देखिए। 3 तो लॉस मेकिंग कंपनी थे इनमें से, और एक का पी था 377x और एक का था 97x। और डिस्काउंट कुछ दिन के लिए डिस्काउंट में चले, कुछ थोड़ी दिन के लिए प्रीमियम चले, मगर कुछ टाइम में ये लॉसेस में चले गए। यस तो ये एक बहुत हाई रिस्क है जो ये न्यू एज में हो रहा है। नहीं, अभी जो इस प्लेट में एक अर्बन कंपनी है, अर्बन कंपनी का रिजल्ट आया एक दिन पहले, उसने करीब 60 करोड़ का लॉस दिखाया है और उसने बताया कि हमने एक नई सर्विस शुरू की है, उसमें बहुत पैसे मेरे खर्च हो रहे हैं और उसकी वजह से सब पूरी हमारी गणित बिगड़ गई है। ये उसके प्रोमोटर ने बकायदा ट्वीट करके बताया है। और अगेन वो कंपनी अब तो लॉस में चली गई है, तो और ज्यादा दिक्कत में आ गई। और ये जो नायका है, ये शुरुआत हुई थी, उसके बाद ये लिस्टिंग के बाद कम से कम 2 साल तक जबरदस्त आईपीओ प्राइस के नीचे वो ट्रेड होता रहा। तो ये सारी न्यू एज कंपनियां जो आई हैं, ये लिस्टिंग के बाद बुरी तरीके से गिरती हैं, फिर वहां बाइंग आती है, वो फिर गिरती है। मेरा एक प्रश्न सर ये है कि जो एंकरिंग बायस वाली आपने थ्योरी में बताई, तो म्यूचुअल फंड किस डर से, उनके अंदर क्या फियर होता है कि उनको लेना ही है? जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने नहीं भी लिया, तो क्यों लेते? क्या ये मर्चेंट बैंकर उनको ये डर दिखाते हैं कि देखो तो हमारा इस वाले आईपीओ में जरूर लेना, वरना मैं बाकी आईपीओ में मैं दिक्कत करूंगा तुम्हारे लिए, ये एक डर होता है? या परफॉर्मेंस प्रेशर होता है? या कोई उनको बोलता है कि नहीं नहीं इसको सेल थ्रू कराओ यार, ले ही लो, महंगा आ रहा है तो क्या हो रहा है? मतलब व्हाट इज द लॉजिक, क्यों लेते हैं? आप मत लीजिए। नहीं, ये मैंने बताऊंगा नहीं। ये लक्स का एडवर्टाइजमेंट देखे ना, ये अंदर की बात है। ओके ओपन में हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्यों करते हैं? तो जो भी है करते हैं, और जैसे आपने कहा वेट करते हैं तो अल्टीमेटली ये प्रॉफिटेबल हो जाता है, राइट। पहली बार लेंसकार्ट के आईपीओ में एक म्यूचुअल फंड ने एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्यों खरीद रहे। जनरली स्टॉक रिलेटेड आंसर्स नहीं देते हैं क्योंकि इतने सवाल उठे हैं। एक म्यूचुअल फंड ने लिखित में लिखा है कि, और क्या लिखा है पता है? लिखा है कि इसकी वैल्यूएशन हमारे बाकी के जो कंपनियां हैं उसी के हिसाब से है, हम उन्हीं को बेचकर इसमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो वो लोग आराम से ढूंढ सकते हैं, ट्विटर पे उनकी तरफ से ये दिखा गया है, 4 पैरामीटर बताए गए, बोले 3 तो मैच करते, एक नहीं मैच करता।
तो इसलिए हमने कहा ले लेते हैं उसको। तो ऐसी बातें होती है। तो देखिए फंड मैनेजर्स का कुछ आउटलुक होता है, क्योंकि उनके 5 साल की आउटलुक थे। फर्स्ट थिंग मैं कहूंगा कि वो लिस्टिंग गेन के लिए थोड़ी ये कर रहे हैं करेक्ट। उनका एक 5 साल का आउटलुक होता है, तो शायद वो उस कंपनी की ग्रोथ और पोटेंशियल और मार्केट वैल्यूएशन देखकर एक कॉल लेते हैं। एक फंड मैनेजर को हम उस बारे में क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बात अलग है, उनका एक व्यू होता है। और क्योंकि एक होता है टेक्निकल्स भी होता है ना, ज्यादा फंड मैनेजर टेक्निकल यूज नहीं करते हैं, बट कुछ यूज करते हैं। कुछ फंड हाउसेस है जो टेक्निकल्स को भी यूज करते हैं, और टेक्निकल तौर पे प्रॉफिटेबिलिटी ये सब तो बात उठती नहीं है। टेक्निकल तौर पे उसी पे परफेक्ट बनता है, क्योंकि टेक्निकल इज क्या है एक्चुअली, वो मास थिंकिंग के बारे में जो भी कहते हैं 30-day मूविंग एवरेज वर्सेस 200-day मूविंग एवरेज, या डबल टॉप डबल बॉटम, ये सब मास थिंकिंग का एक चार्ट पे एक्सप्रेशन होता है। तो सब लोग एक लॉस मेकिंग कंपनी को खरीदने के लिए तैयार है, तो टेक्निकली एक बाइंग और प्रॉफिट बुकिंग का अपॉर्चुनिटी बन जाता है ना। तो इसलिए आई मीन वही मैं आई डोंट वांट टू एंटर इनटू दैट कि फंड मैनेजर्स को खरीदते हैं, क्योंकि उनकी आउटलुक्स और उनकी एक इंटरनल जस्टिफिकेशन होती है, और कई सारी चीजें होती है। तो आई विल नॉट गो इनटू दैट फॉर नाउ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, तो मैं क्लियर कट आपको बताना चाह रहा हूं कि क्योंकि बिजनेस क्वालिटी बिजनेस है, रोबस्ट ग्रोथ प्रोसेस है, 13% पर एनम इंडियन आईवेयर प्रीमियम आईवेयर मार्केट बढ़ रहा है, और इनका बिजनेस लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर की प्लेयर है, ऑमनी चैनल ब्रांड है, सब ठीक है। मगर सब्सक्राइब करेंगे तो एज अ लॉन्ग टर्म निवेश आप कीजिए, और आपका रिस्क टॉलरेंस, यानी आइदर आपका रिस्क टॉलरेंस सही होना चाहिए, या रिस्क के बेसिस पर कितना ऐसे हाई रिस्क ऑप्शंस में आप डालोगे, उस कॉर्पस को आप डिसाइड कर दीजिए। ये ना हो जाए कि 50-60% आपका इन्वेस्टमेंट ऐसी तरह की न्यू एज हाई पी रेशियो हाई रिस्क में डाल दे। तो एक हर एक का एक रिस्क मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस होना चाहिए। आप कंजर्वेटिव हो तो ऑब्वियसली इसको छूना मत, वो तो है, मगर आप मॉडरेट या हाई रिस्क भी हो तो आपकी लिमिट जो है ऐसी चीजों के लिए, मैं इस पर्टिकुलर आईपीओ की बात नहीं कर रहा हूं, मगर क्योंकि ये सब क्वालिटी कंपनियां हैं, ऐसा नहीं कि बिगर क्वालिटी कोई कंपनी आती है, बट क्या है कि एक वैल्यूएशन का मेथोडोलॉजी नहीं होता है न्यू एज के लिए। जैसे आपने .com बूम में भी देखा होगा, ये होगा, कोई मेथोडोलॉजी नहीं होती है वैल्यूएशन की। तो ये एक टेक्निकल प्ले होती है, और अल्टीमेटली देयर विल बी वन विनर इन द न्यू एज। तो मेरी सजेशन ये है, जो मैं स्लाइड में नहीं डाल रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं, कि आप न्यू एज का जरूर पोर्टफोलियो बनाइए, बट पोस्ट आईपीओ में बनाइए, और एक डाइवर्सिफाइड न्यू एज कंपनियों की पोर्टफोलियो पोस्ट आईपीओ में बनाइए, और उसको लॉन्ग टर्म में रखिए। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन में आपको विनर डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होगा, लूजर भी होगा, मगर डाइवर्सिफिकेशन का वही बेनिफिट है, राइट। तो वही मेरा सजेशन है, डोंट गेट इनटू दिस आईपीओ फॉर दिस, बिकॉज आईपीओ एक हाइप इवेंट होता है, उस हाइप में आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, राइट। आप धीरे से, ये सब तो ओपन मार्केट में अवेलेबल होगी सेल में, अगर डिस्काउंट में मिल गया तो आपको अच्छी चीज है। तो आप के बाद जाके अच्छी कंपनियों को एक पोस्ट आईपीओ सिनेरियो में आप एक डाइवर्सिफाइड न्यू एज कंपनीज की पोर्टफोलियो बनाइए, और जरूर ये सब फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज इन इंडिया है, और उस ओवरऑल ग्रोथ ये सब मार्केट एक्सपेंशन वाली काम कर रही है। तो डेफिनेटली आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए न्यू एज में, क्योंकि ये दिशा न्यू स्टॉक मार्केट की अगले डिकेड की ग्रोथ इन्हीं कंपनियों से होने वाली है, राइट। बट कौन सा विनर होगा कौन सा नहीं होगा ये पिक करना, और कौन से दाम पे इसको खरीदना ये पिक करना, दोनों मुश्किल चीज है। तो पोस्ट आईपीओ में, और इनको आप एक एसआईपी के जरिए भी खरीद सकते हैं, हर स्टॉक को थोड़ा थोड़ा, हर महीने थोड़ा थोड़ा उस पोर्टफोलियो में ऐड कीते जाइए। सभी लमसम में एक ही तरह डालने के, एक ही टाइम में डालने की जरूरत नहीं है। आप एक कॉर्पस डिसाइड कीजिए आपके पोर्टफोलियो के अंदर, जिसमें न्यू एज को रखना चाहते हैं आपके रिस्क कैपिटल के हिसाब से। लेट अस से आप चूज करते हैं कि मेरा 15% मेरे कॉर्पस न्यू एज में मैं डालूंगा, ठीक है। उस 15% को दो चीज करिए आप, एक 20-25 कंपनी चुनिए, क्योंकि 20-25 से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको थियरी बेस्ड भी उतना सपोर्ट नहीं करता है। मैक्सिमम 20-25 में आपका पूरा डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट 80% मिल जाता है, उससे 20 से 50 जाने में बाकी का 10-15% ही आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो एक आप 20-25 कंपनियों की एक लिस्ट बनाकर न्यू एज की रखे। सेकंड, उनमें आप
एसआईपी के जरिए हर महीने थोड़े थोड़े करिए, तो कि एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो एसआईपी म्यूचुअल फंड में होता है उसका भी लाभ आपको मिल सकता है। और इसमें करने से क्या फायदा है कि बहुत से अभी अनलिस्टेड कंपनियां हैं जो आने वाले दिन में लिस्ट होगी ना, उनके लिए भी थोड़ा पैसा रखना है ना आपको, तो एक कैश अलग रख लीजिए न्यू एज के लिए। कुछ न्यू एज ऑलरेडी आ चुकी है, कुछ न्यू एज अभी आना बाकी है। तो आज मैं कहूंगा कि 10 कंपनी चुनिए और 15 कंपनी आप धीरे धीरे चुनिए, जैसे न्यू एज लिस्टिंग आती है या कोई कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा दिखाती है, तो वो इज द बेस्ट वे टू प्ले न्यू एज मैं कहूंगा। तो इसलिए मेरा लेंसकार्ट के बारे में आपने पूछा, मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए आप एक न्यू एज बिजनेस है खरीद सकते हो, क्योंकि कोई भी उसमें एक शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन होगा या ना होगा वो तो सिक्के की बात है, हेड्स या टेल्स होगा किसी को पता नहीं। तो सर इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या कि सब्सक्राइब ओनली इफ यू हैव लॉन्ग टर्म विजन विदाउट लेंस। है ना, ये दूरदृष्टि दोष नहीं होना चाहिए आपको। वो ऑप्टोमेट्रिक लैंग्वेज में लॉन्ग साइट को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। शॉर्ट साइट को कहते हैं मायोपिया और लॉन्ग साइट को कहते हैं मेट्रोपिया। तो लॉन्ग दिशा के लिए हाइपरमेट्रोपिया, अब वो शब्द यूज कीजिए। ओके। तो ये है भाई लेंसकार्ट का पूरा विश्लेषण। ज्यादा समय हमने इसमें दिया क्योंकि ये बहुत हाइप्ड है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और मार्केट में क्या चल रहा है। बहुत पैसा जा रहा है, मतलब 68,000 करोड़ की बिड 7,000 करोड़ के लिए, माय गॉड 10 गुना। तो भैया कैसे जाएगा 26,000 के ऊपर, प्रॉब्लम तो यहीं पे आ गई। तो सर फाइनल क्वेश्चन एक छोटा सा कि हमारे इन्वेस्टर्स को कोई खास सेक्टर आपके रडार पे आया? हमने बहुत दिन बाद ये सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, जहां पे अब वो नजर बनाए। जैसे देखो उन्होंने सर पीएसयू बैंक में धुआंधार पैसा बनाया, थैंक्स टू यू। यू आर द ओनली वन एंड फर्स्ट जिसने कहा था पीएसयू बैंक बनाए। मुझे ध्यान है 6-7 सितंबर को आपने बात कही, तो लोगों ने मस्त पैसा बनाया, अभी भी बना रहे होंगे क्योंकि टॉप गेनर सेक्टर है वो। दूसरा आपने कहा था आईटी बनाओ, तो लोगों ने आईटी में भी बनाया, बॉटम आउट हो गया है और सेक्टर आप देख लीजिए तो वहां से परफॉर्म कर रहा है। अब तीसरा सिंध में भी कहा था आपने, और सिंध में भी रिजल्ट देखिए क्या धुआंधार आ रहे हैं भैया, मतलब कुछ भी हो रहा है सिंध में। तो अभी चौथा सेक्टर कोई और आपके रडार में नया आया है क्या? रियल्टी। रियल्टी कारण इसका है कि जीएसटी का बेनिफिट इस सेक्टर के कई सप्लाइंग सीमेंट से लेकर इससे लेकर सबको जीएसटी का बेनिफिट मिला है। बैंक्स की भी ईएमआई की कटौती होकर ईएमआई भी घटे हैं और जीएसटी प्लस बैंक लेंडिंग का इफेक्ट इसमें अभी तक नहीं दिख रहा है। उसके दो कारण हैं। एक है कि लोग फेस्टिवल सीजन के टाइम में जाके घर नहीं खरीदते, वो फेस्टिवल के सीजन में एक थोड़ी दिखाने के लिए टीवी गाड़ी जो एक सेलिब्रेटरी मूड में करते हैं वैसा होता है। घर एक सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, वक्त लगता है, नंबर 1। नंबर 2 बात है कि जो इसमें बाकी कंजम्पशन के ऑटो सेक्टर या मोटरसाइकिल या कार में देखें तो सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं थी, डिमांड की प्रॉब्लम थी। बट इस रियल एस्टेट सेक्टर में सप्लाई का भी प्रॉब्लम है और डिमांड का भी प्रॉब्लम है। डिमांड का मैंने बता दिया, सप्लाई का प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ डिमांड, क्योंकि इंडिया की इनकम की एक पोलराइजेशन पोस्ट कोविड में हुआ, जिससे 10% लोग के पास 60% नेशनल इनकम उनके हाथ में है और वेल्थ का पोलराइजेशन तो और भी ज्यादा है, यानी 1% लोग के बाद 40% देश का वेल्थ है 1% के पास। तो भयंकर पोलराइजेशन ऑफ इनकम और वेल्थ हुआ है। तो बहुत महंगे घर, विलास, पेंट हाउसेस, ये गोल्फ कोर्स वाली ओवरलुक वाली घर या साउथ बॉम्बे में घर या बीकेसी जो हॉट प्रॉपर्टीज, ऐसी घर बिक रही है। तो सभी बिल्डर्स ने भी उस हिसाब से ही अपने डील्स को स्ट्रक्चर किया लैंड एक्विजिशन का और उन्होंने कर, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि अफोर्डेबलाइजिंग की पुश, जो ही रियल जीएसटी का इंपैक्ट आपको दिखेगा, वहां पर नॉट इनफ बिल्डर्स ने सिटी के बाहर बड़े 100-200 एकड़ खरीद के छोटी छोटी घर जो अफोर्डेबल एक मिडिल क्लास जनता अफोर्ड कर सकती है, उसका सप्लाई नहीं किया क्योंकि उनको डिमांड नहीं दिखा। अब वो उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे और उससे पार्सल्स ऑफ लैंड को ढूंढकर लॉन्च करेंगे प्रोजेक्ट
क्योंकि ये बेनिफिट तो दिख रहा है उनको, मगर वो लॉन्च करेंगे उसके बाद ही उसकी डिमांड चलेगी। तो 6 से 9 महीने मेरे ख्याल में लगेंगे इस चीज को इंप्लीमेंट करते हुए। मगर क्योंकि एक भी ईएमआई का कट, सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको हाउसिंग लोन में ही दिखेगा इन टर्म्स ऑफ अपस्केलिंग योर हाउस, करेक्ट। तो इसका रियल सस्टेनेबल इंपैक्ट उस रियल एस्टेट सेक्टर में भी होगा। और कोइंसिडेंटली एक साल में मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर आफ्टर आईटी रियल एस्टेट रहा है। तो एक साल का अगर आप देखें परफॉर्मेंस, तो थोड़ा बहुत एक हफ्ते में थोड़ी, 2 हफ्ते में थोड़ी रैली हुई है रियल एस्टेट में, नहीं तो सिचुएशन और भी गंभीर थी। बोथ आईटी एंड रियल्टी वर कंपीटिंग विद ईच अदर ऑन हाउ मच अंडर परफॉर्मेंस वर्सेस निफ्टी, राइट। अब थोड़ा में सुधार आया है, मगर मेरे ख्याल में ये ग्रोथ सेक्टर है और इसका सिचुएशन ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म साइकिल है। घर बनने में और इसका एग्जीक्यूट करने में भी टाइम लगता है, तो 2-3 साल चल सकती है। और रियल एस्टेट से संबंधित आपको दूसरा जो पॉजिटिव इंपैक्ट है इस रियल्टी सेक्टर में, वो है जीसीसी की ग्रोथ के कारण भी एक कमर्शियल रियल एस्टेट का एक बूम जो हो रहा है, वो भी रियल्टी सेक्टर को पॉजिटिव है, क्योंकि हर रियल्टर कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी करता है और इंडियन हाउसिंग की प्रॉपर्टीज भी करता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि रियल्टी के लिए एक टेलविंड अच्छा है। और उस चीज के अंदर थोड़ी वक्त लगेगी, बिकॉज इनिशियली लोगों के ध्यान विल बी ऑन ऑटो, और उसके बाद समर आते हुए रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, उन चीजों पे जाएंगे, उसके बाद ही रियल एस्टेट में आएगा। मगर स्टॉक मार्केट ऑलवेज थोड़ी जल्दी डिस्काउंट कर लेती है ये बात को खबर आते ही। तो इसीलिए 6 to 9 months टाइम फ्रेम में मेरे को रियल्टी एक अच्छी परफॉर्मिंग, और उसमें क्या है कि ज्यादा लिस्टेड कंपनियां उतनी नहीं है, डेप्थ उतना नहीं है। तो क्या होता है कि उसके कारण ही आपको दाम में एक बहुत ज्यादा बढ़त या जबरदस्त ज्यादा गिरावट भी दिखता है, तो हाईली वॉलेटाइल होता है। तो शायद मुझे और भी कुछ डेवलपर्स की लिस्टिंग भी अगले साल में दिखती है, करेक्ट, क्योंकि इसको फाइनेंस करने के लिए उनको भी इक्विटी कैपिटल की जरूरत होगी। बड़े इंटरेस्टिंग सेक्टर सर, बहुत अच्छा कि आपने बताया। इस मेरा तो मन है कि इस पर हम लोग एक दिन अलग से करें, क्योंकि मेरे भी कुछ थॉट्स हैं रियल एस्टेट को लेकर के, लैंड को लेकर के, इस तरह की चीजें आ रही हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मुंबई के लोअर परेल में एक नया मशहूर बड़ा बिल्डर है जिसने कमर्शियल रियल एस्टेट बनाया, बहुत बढ़िया सा, अच्छा सा। उसमें 333 कारपेट की दुकान या ऑफिस जो भी आप बोल लें, उसका प्राइस 6 करोड़ रुपए है। What are you saying? यस, अपने आंखों से देख के। 330 स्क्वायर फुट का कारपेट का, यस, 6 करोड़, 1,90,000 रुपए स्क्वायर फीट उसका प्राइस है। माय गॉड। तो आप सही कह रहे हैं कि मतलब एस्ट्रोनॉमिकली है। मतलब आपको, मैं हिल गया देख के कि मतलब 333 कारपेट का ऑफिस आप ले रहे हो, 6 करोड़ रुपए यू हैव टू। और ये दिखेगा बिक जाएगा, अभी 6 महीने बाद हम लोग जब बात करेंगे सब बिक गया होगा। तो ये है मुंबई की स्थिति। तो खैर, बहुत बढ़िया था रियल एस्टेट सेक्टर। सर, इस शो का मैं नाम ये दे सकता हूँ क्या कि बाय लेंसकार्ट ओनली इफ यू हैव 6x6 क्लियर विजन? नहीं, मैं उतना एक स्टॉक स्पेसिफिक आप मत डालिए। वो क्या है कि रेगुलेटरली ग्रे एरिया है, आपको अच्छी व्यूज आएगी, ठीक है, व्यूअरशिप अच्छी आएगी, मगर क्या है कि एक स्पेसिफिक थोड़ा इसमें वो हो सकता है ना। हाँ, नहीं, ओनली इन दैट टर्म्स कि एक रेड फ्लैग की तरह ना हो जाए। यस 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 यस। तो सर, बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा रही, बहुत सारी बातचीत की, खुल के बातचीत हुई। और इस शो का मकसद है कि आपकी समझ बढ़ाई जाए, आप चीजों को अच्छे से समझ सके, इसलिए हम लोग यहाँ पे इतनी बातचीत करते हैं। बाकी हम लोग डिस्क्लेमर हमेशा लगाते हैं कि आपका डिसीजन होगा बाई का या सेल का या कुछ भी करने का। यहाँ पे सिर्फ आप सीखने आते हैं, और सुनील जी से अच्छा गुरु कोई हो नहीं सकता जो इतनी क्लैरिटी के साथ सारी बातें हमें बताते हैं। सर, थैंक यू सो मच, और हम लोग जल्दी फिर कुछ नई नई चीजें करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर, और उम्मीद करते हैं लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सर का भी एक चैनल, उसको सब्सक्राइब करिए, सर के न्यूज़लेटर्स पढ़ा करिए, बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी। क्योंकि आज मैंने सुबह एक नई चीज सीखी सर, रोटी कपड़ा और मकान, इससे ज्यादा जरूरी है ज्ञान। तो इसलिए बिना ज्ञान के रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिलेगा आपको। तो ज्ञान को भैया ध्यान रखिए, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। तो अगर आपको ये ज्ञान सर दे रहे हैं तो उससे जरूर सीखिएगा। थैंक यू सो मच सर,
अगले हफ्ते हम you. लोग फिर मिलते हैं नई चीजों के साथ।